हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके के उन क्वेश्चंस को जो कि करंट अफेयर से काफी ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि स्टैटिक जीके खुद में एक काफी ज्यादा वास्ट सेक्शन है। पर जब भी हम किसी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें, कम से कम हमें उन स्टैटिक जीके की चीजों को जरूर कवर करके जाना चाहिए जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हो, क्योंकि वहां से सवाल पूछे जाते हैं। इसका पार्ट वन ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुका हूँ। ये पार्ट टू है जो मैं कवर कर रहा हूँ। उसके साथ साथ क्योंकि थोड़ा बहुत हमें अपना गुजारा भी करना है, अपना पेट भी पालने की जरूरत है, तो दो प्रकार के हम बैचेस रन करें अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। एक है करंट अफेयर्स रिलेटेड बैच, जिसमें टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज, पर मंथ वाइज मैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू करंट अफेयर्स को कवर कर रहा हूँ। उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, पीडीएफ भी है, क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रिसाइज है उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि हर महीने के 200 200 300 300 करंट अफेयर्स हैं। बहुत ही प्रिसाइज करंट अफेयर्स उसमें कवर किए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉ एंट्रेंस से पूछे जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक और बैच है लॉ और पॉलिटी से जुड़ा हुआ, जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें मैंने इन डेप्थ जाके सभी कंसेप्ट्स को आपके सामने रखा है। तो अगर आप इन बैचेस में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं लीगल पेडागोजी नाम से, गूगल प्ले स्टोर से। पर एक बात साफ करना चाहूंगा कि किसी कोचिंग में आप अपने आप को एनरोल कराएं तभी कोई एंट्रेंस निकाला जाता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा और ऐसा होता भी नहीं है। आपकी मेहनत उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती ही है। तो दोस्तों, पहला सवाल है नेशनल एम्बलम से रिलेटेड, अशोक स्तंभ से रिलेटेड, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में बना रहा था। क्योंकि हाल ही में नेशनल एम्बलम जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका अनावरण किया गया था, इसका इनॉग्रेशन किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो दोस्तों, अशोका स्तंभ जहां से नेशनल एम्बलम को लिया गया है, वो अशोका ने किस साल में बनाया था, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर अशोक इन द ईयर 250 बीसी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल जो इससे जुड़ा है वो ये है कि अशोका पिलर को एज अ ऑफिशियल नेशनल एम्बलम के तौर पे कब अडॉप्ट किया गया। तो दोस्तों, अशोका पिलर को एज अ नेशनल एम्बलम अडॉप्ट किया गया इन द ईयर 1950। और एक और सवाल जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि ये जो अशोका पिलर है जो अशोका ने बनाया था, ये कहां पर लोकेटेड है। तो दोस्तों, ये लोकेटेड है सारनाथ में। तो ये तो तीन क्वेश्चंस थे जो कि इससे पूछे जा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को जान लेते हैं। चौथा है दोस्तों कि सत्यमेव जयते जो कि नेशनल एम्बलम में इस्तेमाल किया जाता है, सत्यमेव जयते, वो कहां से बोरो किया गया है। तो दोस्तों, वो बोरो किया गया है मुंडका उपनिषद से। तो ये चौथा सवाल है इससे जुड़ा हुआ जो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे करंट अफेयर के एक इवेंट से स्टैटिक जीके के कितने सारे सवाल निकाले जा सकते हैं। अगला है कि नेशनल एम्बलम में कितने प्रकार के एनिमल्स यूज्ड हैं। तो दोस्तों, वहां पर चार प्रकार के एनिमल्स हैं। एक तो है हॉर्स, एक है एलिफेंट, एक है बुल और एक है लायन। तो चार प्रकार के एनिमल्स हैं जो कि नेशनल एम्बलम में आप देख सकते हैं। और एक और सवाल जो आपसे पूछ सकते हैं कि कितने लायंस हैं इसमें, इस नेशनल एम्बलम में कितने लायंस हैं। तो दोस्तों, टोटल चार होते हैं, दिखते फ्रंट से तीन है पर टोटल चार लायन होते हैं और टोटल चार एनिमल्स होते हैं, बुल, एलिफेंट, हॉर्स और आखिरी में लायन को मिलाकर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो पांच सवाल है जो यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं अगर उसको स्टैटिक जीके को इससे रिलेट करना हुआ तो। अगला सवाल है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से जुड़ा हुआ, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन है उनका टेन्योर अब कम किया गया था, उसमें चेंज किया गया था। 5 साल से उसको घटा के 3 साल कर दिया गया। तो इसलिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके का सवाल एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, किस ईयर में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1993। एक और बात आपको याद रखनी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड, कि इसका काम होता है ये देखना कि कहीं पर कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है देश में, और कोई कंप्लेंट अगर इसके पास रजिस्टर होती है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। पर ये पनिश नहीं कर सकता है किसी को भी। ये अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो तो उसके लिए पनिश नहीं कर सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ क्या बन सकता है कि इसके पहले चेयरमैन कौन थे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे। तो दोस्तों, नेशनल ह्यूमन कमीशन के पहले चेयरपर्सन थे जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्रा जी। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और एक और बदलाव जो इसमें आया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, एक तो टेन्योर रिड्यूस किया गया, उसके साथ ही साथ एक और बदलाव आया कि पहले जो चेयरपर्सन किसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हो सकते थे,
वो खाली फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते थे, पर अब उनके अलावा कोई फॉर्मर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी चेयरपर्सन बन सकता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तो पहले चेयरमैन थे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जस्टिस श्री रंगनाथ मिश्रा। अगला सवाल है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किस प्रकार की बॉडी है? क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या ये जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो दोस्तों ये है एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक एक्ट के जरिए इसको बनाया गया था। तो ये एक और इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा जा सकता है। और एक और सवाल जो इससे जुड़ा हुआ पूछा जा सकता है वो ये है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जब एस्टैब्लिश किया गया 1993 में, तो किसको कंप्लाई करके, किस इंटरनेशनल कन्वेंशन, डिक्लेरेशन, प्रिंसिपल को कंप्लाई करके इसको एस्टैब्लिश किया गया था हमारे देश में? तो दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था इन कंप्लायंस विद पेरिस प्रिंसिपल्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको रिलेट करके पूछा जा सकता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से। तो पेरिस प्रिंसिपल्स के साथ कंप्लाई करके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन हुआ था इन द ईयर 1993। अगला सवाल है लॉ कमीशन से जुड़ा हुआ। आप जानते हैं अभी 22वां लॉ कमीशन चल रहा है, पर दिक्कत क्या है कि अभी तक कोई इसका चेयरमैन नहीं है इस लॉ कमीशन का। बीएस चौहान जो पिछले लॉ कमीशन के चेयरपर्सन थे वो रिटायर कर गए और 22वें लॉ कमीशन का फिलहाल अभी कोई चेयरपर्सन नहीं है। तो सवाल आपसे भी बनता है कि लॉ कमीशन किस प्रकार की बॉडी है? तो लॉ कमीशन दोस्तों एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और एक और सवाल जो बन सकता है इससे वो ये है कि पहला लॉ कमीशन प्री इंडिपेंडेंस एरा में कब एस्टैब्लिश किया गया था हमारे देश में? तो पहला लॉ कमीशन प्री इंडिपेंडेंस टाइम में एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1834। ये मैं बात कर रहा हूं जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की। तो तब ये एस्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1834। और इसी लॉ कमीशन ने दोस्तों आईपीसी को ड्राफ्ट किया था जो कि 1860 में आया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और अब सवाल बनता है कि पहला लॉ कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस किस साल में एस्टैब्लिश हुआ? तो दोस्तों अगर प्री इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे थे तो पहला लॉ कमीशन आया था 1834 में, और अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें, आजादी के बाद की बात करें, तो वो आया 1955 में। और इसके चेयरपर्सन थे एमसी सेटलवार्ड। अगला सवाल है द प्रोजेक्ट टू प्रमोट हिंदी इन यूनाइटेड नेशंस स्टार्टेड इन विच ईयर? तो दोस्तों अभी हाल ही में अराउंड 8 लाख यूएस डॉलर्स का अमाउंट दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। 8 लाख यूएस डॉलर्स का अमाउंट दिया गया इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, जिससे कि जो हिंदी है उसको यूनाइटेड नेशंस में प्रमोट किया जा सके। हिंदी को यूनाइटेड नेशंस में प्रमोट किया जा सके, उसके लिए भारत ने 8 लाख यूएस डॉलर्स दिए हैं। अब सवाल इससे स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्या बनता है कि ये जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है हिंदी @UN प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का नाम है हिंदी @UN प्रोजेक्ट, जिसमें फोकस इसी बात पे किया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में कैसे भी जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। तो हिंदी @UN प्रोजेक्ट दोस्तों भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है सन 2018 से। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये स्टैटिक जीके का सवाल बनता है। और करंट का सवाल क्या बनता है कि इंडिया ने 8 लाख यूएस डॉलर्स जो दिए वो किस कारण से दिए थे? वो दिए थे कि हिंदी को यूनाइटेड नेशंस में प्रमोट करने के लिए। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है हिंदी @UN प्रोजेक्ट, ये शुरुआत की गई इसकी भारत सरकार के द्वारा 2018 से। अब एक और सवाल बनता है यूक्रेन रशिया वॉर से रिलेटेड की ऑफिशियल करेंसी क्या है यूक्रेन की? यूक्रेन की ऑफिशियल करेंसी है दोस्तों हरियाणविया, ऐसे कुछ नाम है इसका, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं। हमें तो भाई हरियाणा ही याद रहता है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने फिर से अब सिल्वर मेडल जीत लिया वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, तो हमें तो हरियाणा ही याद रहता है। तो हम तो भाई हरियाणवी ऐसे कुछ पढ़ लेते हैं, इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। तो ऑफिशियल करेंसी यूक्रेन की जो भी यहाँ पे दी गई है हरियाणविनिया जो भी है वो है, ठीक है। तो अगला सवाल है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी अब हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं और पहली ट्राइबल विमेन बनी है जो एज अ राष्ट्रपति एक्ट करेंगी हमारे देश की। तो दोस्तों सवाल बनता है कि इनको बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया गया था, क्योंकि एमएलए कहां से हैं? उड़ीसा से हैं।
तो इनको बेस्ट एमएलए का अवार्ड दिया गया था उड़ीसा सरकार के द्वारा। किस ईयर में दिया गया था वो? तो दोस्तों वो दिया गया था 2007 में। और अगला सवाल जो बनता है द्रौपदी मुर्मू जी से ही रिलेटेड, वो ये है कि कौन सा वो अवार्ड था जो द्रौपदी मुर्मू जी को मिला था बाय द उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली। उस अवार्ड का नाम क्या था? तो दोस्तों उस अवार्ड का नाम था नीलकंठा अवार्ड। तो ये जो इन्हें अवार्ड दिया गया था बेस्ट एमएलए का 2007 में, उस अवार्ड का नाम था नीलकंठा अवार्ड, जो कि ये है नीलकंठा अवार्ड। तो ये अवार्ड का नाम याद रखना है, किस ईयर में बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला, ये भी आपको याद रखना है बाकी फैक्ट्स के साथ ही साथ। अगला सवाल है कि जो प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर 5 साल का होता है, ये आप बखूबी जानते हैं। तो ये 5 साल का टेन्योर की शुरुआत किस दिन से होती है? तो दोस्तों ये शुरुआत होती है फ्रॉम द डे ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन वो अपनी ऑफिस को एंटर करते हैं अपने ऑफिस में, उस दिन से इस 5 साल के टेन्योर की शुरुआत होती है। अब अगला सवाल है दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड, क्योंकि अभी जीएसटी में बदलाव किए गए थे, अभी मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जीएसटी लगाया गया है। तो दोस्तों उससे पहले एक सवाल में से मिस हो गया, उसको कर लेते हैं कि व्हेन वाज द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? तो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में। पर अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, जो कहां पर होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में। तो आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि पहला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 2007 में, जिसको जीता था इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर। आपको याद होगा वो शॉट मिसबा का, जिसमें वो जोगिंदर शर्मा बॉलिंग कर रहे थे। तो इंडिया ने जीता था T20 वर्ल्ड कप, जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 में। कहां पर हुआ था ये? वेन्यू कहां पर था? ये था साउथ अफ्रीका में। और अब वाला 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ वो 1975 में हुआ। पहला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ? 2007 में हुआ, जिसको जीता किसने? इंडिया को, पाकिस्तान को हरा के। और अब 2022 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है? साउथ अफ्रीका में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बातें आपको सारी याद रखनी है। अगला सवाल है दोस्तों जीएसटी रिलेटेड, क्योंकि जीएसटी काफी ज्यादा अभी न्यूज में रहा था कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो जीएसटी दोस्तों एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। अगला सवाल जीएसटी से रिलेटेड कि जो भी व्यापारी होता है, अगर उसको व्यापार करना है तो उसको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, जीएसटी टिन जिसको कहते हैं। तो वो कितने डिजिट्स का होता है? तो दोस्तों वो होता है 15 डिजिट्स का एक नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अगर कोई भी व्यापारी व्यापार करना चाहता है आज के टाइम में हमारे देश में, तो उसको ये जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये था पार्ट सेकेंड, जिसमें मैंने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को रिलेट किया करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो भाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, शर्माओ नहीं, ठीक है? स्टैंड अप कॉमेडी पहुंचा देते हो तो एजुकेशन वाले तो पहुंचा सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।